बताया गया है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास है 1, 4, 5 और 10। तो देखिए हम जानते हैं कि कोई विलयन अगर अम्लीय विलयन हो तो वह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और अगर विलयन क्षारीय हो तो वह लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि एक विलयन जो है वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका मतलब यह हुआ कि यह विलयन जो है एक क्षारीय विलयन है। और हम जानते हैं कि क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है और अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो चूंकि विलयन जो है वह क्षारीय है, इसीलिए इसका पीएच मान जो होगा वह 7 से अधिक होगा। तो चूंकि 4 ऑप्शन हमारे पास है 1, 4, 5 और 10, इसका मतलब उस विलयन का पीएच मान संभवतः 10 होगा, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है NaCl, HCl, LiCl और KCl। देखिए क्वेश्चन में यह बताया गया है कि कोई एक विलयन है जो अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है, और यह गैस क्या करता है कि चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो हमें बताना है कि यह विलयन में क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा कि ये जो है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन है, क्योंकि अंडे के पीसे हुए कवच में कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो HCl से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, और यही गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन भले ही हमें लंबी दिख रही हो, लेकिन ये क्वेश्चन काफी सिंपल है। NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml लें तो इससे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है 4 ml, 8 ml, 12 ml और 16 ml। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि NaOH का 10 ml विलयन और HCl का 8 ml विलयन एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। तो अगर हम NaOH का 20 ml विलयन ले लें तो HCl का कितना ml विलयन हमें लेना होगा? तो अगर हम NaOH के विलयन को दोगुना करते हैं तो HCl के विलयन को भी दोगुना करना होगा, यानी पहले जो है पहले HCl का 8 ml विलयन पूर्णतः उदासीन हो जाता था, लेकिन अब क्या होगा ना उसका दोगुना हो जाएगा, यानी अब लेना होगा HCl के 16 ml विलयन, तब जाके ये NaOH के 20 ml विलयन को उदासीन करेगा, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? ऑप्शन दिया हुआ है एंटीबायोटिक, जिससे प्रतिजैविक भी कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है एनाल्जेसिक, जिसे पीड़ाहरी कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन है एंटीसिड और चौथा ऑप्शन है एंटीसेप्टिक यानी प्रतिरोधी। तो देखिए हमारी जो आमाशय है वह भोजन को पचाने के लिए एक अम्ल का स्राव करती हैं, और वह अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। लेकिन अपच की स्थिति में हमारी आमाशय अत्यधिक मात्रा में अम्ल का स्राव करती हैं, और ऐसी स्थिति में हमारी पेट में अम्लीयता अत्यधिक हो जाती है। ऐसी स्थिति में औषधि के रूप में हम क्षारक का प्रयोग करते हैं, और ये क्षारक हमारी पेट में जाकर अत्यधिक अम्लीयता को वह उदासीन कर देते हैं। यानी अपच की स्थिति में हमें ऐसा मेडिसिन लेना पड़ता है जो कि हमारी अम्लीयता को कम कर दे। तो ऐसे जो मेडिसिन होते हैं उससे कहा जाता है एंटीसिड, यानी एसिड का एंटी होता है, वह एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसीलिए सही जवाब होगा एंटीसिड। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। निम्न अभिक्रिया के लिए
पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें सबसे पहले हमें उसका शब्द समीकरण लिखना है और उसके बाद उसका संतुलित समीकरण लिखना है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले इसका हमें शब्द समीकरण लिखना है और उसके बाद इसका संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो आइए इसका हम शब्द समीकरण पहले लिखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये अभिक्रिया करता है जिंक के साथ, तो हम लिख सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस जिंक। अब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। इस प्रकार हमने इसका शब्द समीकरण लिख लिया। अब इसका हमें रासायनिक संतुलित समीकरण लिखना है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। अब ये जो है अभिक्रिया करता है जिंक से यानी Zn से, तो जब ये H2SO4 और जिंक आपस में अभिक्रिया करता है तो बनाता है जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है ZnSO4। इसके अलावा और एक चीज बनता है, वह है हाइड्रोजन गैस यानी प्लस H2। इस प्रकार हमने इसका रासायनिक समीकरण भी लिख लिया। अब ये जो समीकरण है ये हमारा एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या एक जैसी है। अब आइए क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। इसका हम शब्द समीकरण लिखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस मैग्नीशियम, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। इस प्रकार हमने इसका शब्द समीकरण लिख लिया। अब इसका हमें रासायनिक संतुलित समीकरण लिखना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है HCl और ये अभिक्रिया करता है Mg से यानी मैग्नीशियम से। तो जब ये Hc और Mg आपस में अभिक्रिया कर लेता है तो बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 और हाइड्रोजन गैस यानी H2। इस प्रकार इसका हमने रासायनिक समीकरण लिख लिया। क्योंकि ये जो रासायनिक समीकरण है ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, तो इसके संतुलित करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली लेफ्ट हैंड साइड में HCl के पहले 2 लगा देना होगा। अब ये समीकरण हमारा एक संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। नेक्स्ट, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तो हम लिख सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस एल्यूमिनियम, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाता है एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। इस प्रकार हमने इसका शब्द समीकरण लिख लिया। अब इसका हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4 प्लस एल्यूमिनियम का होता है Al, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाता है एल्यूमिनियम सल्फेट यानी Al2SO4 और हाइड्रोजन गैस। इस प्रकार इसका हमने रासायनिक समीकरण लिख लिया। अब इसमें हमें क्या करना होगा कि इस समीकरण को संतुलित करना होगा। संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में H2SO4 के पहले 3 लगाएंगे और Al के पहले 2 लगाएंगे। ठीक उसी प्रकार राइट हैंड साइड में H2 के पहले 3 लगाएंगे। इस प्रकार ये समीकरण जो है ये हमारा एक संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को हम कैसे संतुलित करें, संतुलित करने का क्या प्रोसेस है। तो इसके लिए हमारे चैनल पर पहले ही एक वीडियो अपलोड किया गया है। उस वीडियो में हमने आपको सिखाया है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाए। उसके लिए जो प्रोसेस हमने बताया है वह कंप्लीट एक मैथमेटिक्स है, उसमें आपको केमिस्ट्री जानने की जरूरत नहीं। अगर वह तरीका आपने मालूम कर लिया, जान गया, तो फिर आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। तो हम लिख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस लोहा, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाता है आयरन क्लोराइड यानी लोहा क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। इस प्रकार हमने इसका शब्द समीकरण लिख लिया।
अब आइए इसका लिखते हैं रासायनिक समीकरण। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है HCl प्लस लोहा का सिंबल होता है Fe। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाता है आयरन क्लोराइड यानी FeCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस यानी H2। इस प्रकार हमने रासायनिक समीकरण लिख लिया। अब इसको क्या करना होगा, इसको बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में HCl के पहले हम 6 लगाएंगे और Fe के पहले 2 लगाएंगे। ठीक उसी प्रकार राइट हैंड साइड में FeCl3 के पहले 2 लगाएंगे और H2 के पहले 3 लगाएंगे। इस प्रकार यह समीकरण हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। एक क्रियाकलाप द्वारा इससे साबित कीजिए। चूंकि हम जानते हैं कि अम्ल में हाइड्रोजन होता है, लेकिन क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि अल्कोहल और ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन होता है, लेकिन फिर भी अल्कोहल और ग्लूकोज को एक एसिड के रूप में वर्गीकृत क्यों नहीं किया गया है। इससे हमें एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा साबित करना होगा। तो आइए इसका हम जवाब देखते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम इस प्रकार का एक सेटअप का अरेंजमेंट कर लेंगे। इसमें हम लेंगे एक बीकर और उस बीकर में हम तनु विलयन लेंगे। किसका, अल्कोहल का या फिर ग्लूकोज का। और एक हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे और इलेक्ट्रिक सर्किट को जो है उस विलयन से हम जोड़ देंगे। यानी इसमें हम क्या लगाएंगे, एक बैटरी लगाएंगे, एक बल्ब लगाएंगे, स्विच लगाएंगे और एक रबर के कर्क के जरिए हम पूरा सर्किट को पूरा करेंगे विलयन के अंदर। तो जब हम इसमें विलयन में ग्लूकोज का या फिर अल्कोहल का तनु विलयन ले लेते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा सर्किट पूरा नहीं होता है और बल्ब नहीं जलता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमने अल्कोहल का या फिर ग्लूकोज का विलयन लिया वह विद्युत धारा का चालन नहीं करता है। कारण क्या है कि ये अल्कोहल या ग्लूकोज का जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं होता है और हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं होने के कारण ही इस विलयन से विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है। इससे यही समझ में आता है कि अल्कोहल या फिर ग्लूकोज वह जब जलीय विलयन में होता है तो वह हाइड्रोजन आयन मुक्त नहीं करता है और हाइड्रोजन आयन मुक्त नहीं करने के कारण ही अल्कोहल या फिर ग्लूकोज को एक अम्ल के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, क्योंकि अम्ल वही पदार्थ होता है जिसका जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, चित्र के अनुसार सभी उपकरण सजा लेंगे। बीकर में जब अल्कोहल या ग्लूकोज का तनु विलयन लिया जाता है तो हम पाते हैं कि बल्ब नहीं जलता है। चूंकि एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि जब बीकर में अल्कोहल या फिर ग्लूकोज का विलयन लिया जाता है तो सर्किट पूरा नहीं होता है और बल्ब नहीं जलता है, अर्थात विलयन विद्युत धारा का चालन नहीं करता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो विलयन लिया गया वह विलयन विद्युत धारा का चालन नहीं किया। अल्कोहल या ग्लूकोज का जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करता है। तो ये जो है अल्कोहल या फिर ग्लूकोज, इसका जलीय विलयन क्या करता है कि हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करता है। अतः अल्कोहल और ग्लूकोज में हाइड्रोजन होने के बावजूद इसे अम्ल के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट आंसर हमने लिख लिया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। देखिए, आश्रित जल का मतलब होता है डिस्टिल्ड वाटर। तो ये डिस्टिल्ड वाटर जो है ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन जो वर्षा जल होती है ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करती है। तो ऐसा क्यों होता है ये पूछा गया है। तो आइए इसका आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। विद्युत के चालन के लिए आयनों की उपस्थिति आवश्यक होती है। देखिए, कोई भी लिक्विड है तो वह लिक्विड तभी विद्युत का चालन करेगी जब उसमें आयन उपस्थित हो। आश्रित जल शुद्ध होते हैं और उसमें आयन उपस्थित नहीं होते हैं। तो जो डिस्टिल्ड वाटर होती हैं वह 100% प्योर होती हैं और इसीलिए उसमें कोई आयन उपस्थित नहीं होता है।
वर्षा जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल विद्यमान रहता है, जबकि वर्षा जल में क्या होता है कि वर्षा जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल के मौजूदगी होती है और इसी के कारण उसमें आयन भी उपस्थित होती हैं और यही कारण है कि आश्रित जल जो है वह विद्युत का चालन नहीं करता है, जबकि वर्षा जल विद्युत का चालन करता है। वायु में उपस्थित SO2 और NO2 वर्षा के साथ मिलकर उससे अम्लीय बना देते हैं। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी होता है, तो ये दोनों गैस वर्षा के जल के साथ मिलकर वर्षा जल को अम्लीय बना देते हैं। अम्लीय होने के कारण ये हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं और यही कारण है कि वर्षा जल में हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है और ये हाइड्रोजन आयन उपस्थित होने के कारण ही वर्षा जल विद्युत का चालन करता है। तो हम कह सकते हैं इन आयनों के कारण विद्युत का चालन होता है, इसलिए आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता, जबकि वर्षा जल होता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? देखिए, अम्ल का अपना व्यवहार होता है, लेकिन ये व्यवहार जो है अम्ल तभी दर्शाती हैं जब वह जलीय विलयन में हो। कहने का मतलब यह हुआ कि जैसा हम जानते हैं कि अम्ल जो है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो अगर अम्ल का जलीय विलयन ले लें और उसमें अगर हम नीले लिटमस पत्र को डालें तो वह लाल हो जाएगा। यानी ये जो है ये प्रभाव अपना तभी दिखाती हैं जब ये जलीय विलयन में हो, यानी जल की उपस्थिति जरूरी है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है, इसका कारण क्या है? तो आइए इसका जवाब लिखने की कोशिश करते हैं। किसी पदार्थ का अम्लीय व्यवहार हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ आयन की उपस्थिति के कारण ही होती है। देखिए, कोई पदार्थ अपना अम्लीय व्यवहार तभी दर्शाती है जब उसमें हाइड्रोनियम आयन मौजूद हो, यानी H3O+ आयन मौजूद हो। जल किसी अम्ल के विच्छेदन में सहायक होता है जिससे हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न होता है। तो देखिए, कोई भी अम्ल जो है हाइड्रोनियम आयन तभी उत्पन्न करती है जब वह जल के साथ अभिक्रिया करे, यानी जलीय विलयन के स्थिति में ही ये अम्ल जो है हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करता है। चलिए हम उदाहरण ले लेते हैं HCl का, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन ले लेते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये जल के साथ अभिक्रिया करता है, यानी HCl + H2O, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाता है H3O+, यानी हाइड्रोनियम आयन, और Cl- यानी क्लोराइड आयन। इस प्रकार कोई भी अम्ल जो है वह जल के साथ अभिक्रिया करके ही हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, 5 विलयनों A, B, C, D व E की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो pH के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होते हैं। देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5 विलयन हैं, उसमें A विलयन का pH मान 4 है, B विलयन का pH मान 1 है, C का 11 है, D का 7 है और E का 9 है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन हमें पूछा जाएगा और उस क्वेश्चन का हमें जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा विलयन उदासीन है। इसमें हमें पहचानना है कि कौन सा विलयन है जो उदासीन है। तो चूंकि हम जानते हैं कि उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, तो इसीलिए 7 pH मान वाला विलयन कौन है? तो वह है विलयन D। इसीलिए इसका सही जवाब होगा विलयन D, जिसका pH मान 7 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर B। कौन सा विलयन प्रबल क्षारीय है? तो चूंकि हम जानते हैं कि वैसे विलयन जिसका pH मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है। अब यहां पर सवाल उठता है कि कौन सा विलयन प्रबल है और कौन सा विलयन दुर्बल क्षारीय है। तो देखिए, प्रबल क्षारीय वैसे विलयन होगा जिसका pH मान अधिक होगा। तो
तो ये जो 5 डेटा दिया हुआ है इसमें अधिक पीएच मान वाला जो है वह है 11 और ये है विलयन सी का पीएच मान, यानी प्रबल क्षारीय विलयन जो है वह है विलयन सी जिसका पीएच मान 11 है। क्वेश्चन नंबर सी में पूछा गया है कौन सा विलयन प्रबल अम्लीय है। तो देखिए अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है और जो विलयन का पीएच मान जितना कम होता है वह विलयन उतना ही अधिक प्रबल अम्लीय होता है। यानी प्रबल अम्लीय की अगर बात करें तो सबसे कम पीएच मान वाला जो वैल्यू है वह है 1 और ये विलयन बी का पीएच मान है, यानी प्रबल अम्लीय विलयन जो है वह है विलयन बी जिसका पीएच मान 1 है। क्वेश्चन नंबर डी में पूछा गया है कौन सा विलयन दुर्बल अम्लीय है। तो देखिए अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है और प्रबल अम्लीय जो होता है उसका पीएच मान सबसे कम होता है और दुर्बल अम्लीय का पीएच मान जो है वह 7 के पास होता है। यानी अगर हम दुर्बल अम्लीय विलयन की बात करें तो वह होगा 4, यानी जो डेटा हमारा दिया हुआ है उसमें पीएच वैल्यू 4 जो है वह एक दुर्बल अम्लीय विलयन है और यह है विलयन ए का पीएच मान, यानी इसका उत्तर होगा विलयन ए जो है वह एक दुर्बल अम्लीय विलयन है जिसका पीएच मान 4 है। क्वेश्चन नंबर ई कौन सा विलयन दुर्बल क्षारीय है। तो दुर्बल क्षारीय वैसे विलयन है जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो लेकिन 7 के आमने सामने हो, यानी 7 और 14 के बीच कम से कम मान वाला विलयन। तो इसमें जो डेटा दिया हुआ है उसमें पीएच वैल्यू 9 जो है वह एक दुर्बल क्षारीय विलयन है और ये 9 जो है ये विलयन ई का पीएच मान है, इसीलिए इसका उत्तर होगा विलयन ई एक दुर्बल क्षारीय है, यानी इसका पीएच मान जो है वह 9 के बराबर है। फिर पूछा गया है पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमें विलयनों का नाम आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले ऐसा विलयन का नाम लिखना है जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो, उसके बाद उससे ज्यादा हो उसका नाम लिखना है। इस प्रकार हमें सभी विलयनों का नाम आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अब हम सभी पीएच वैल्यू को आरोही क्रम में सजाएंगे, किसके आधार पर, न हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर। तो चूंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होती है उस विलयन का जिसका पीएच मान सबसे कम होता है, तो यानी सबसे कम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता वाला पीएच मान जो होगा वह होगा 11 इस क्वेश्चन में। उससे ज्यादा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता वाला पीएच मान होगा पीएच 9, उसके बाद होगा पीएच 7, उसके बाद होगा पीएच 4 और उसके बाद होगा पीएच 1। यानी अगर हम विलयन की बात करें तो सबसे कम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता वाला विलयन जो होगा वह होगा विलयन सी, उसके बाद होगा विलयन ई, फिर होगा विलयन डी, फिर होगा विलयन ए और फिर विलयन बी। इस प्रकार सभी विलयनों का नाम हमने आरोही क्रम में सजा लिया हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। परखनली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। परखनली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा परखनली बी में एसिटिक अम्ल डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है। किस परखनली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी तथा क्यों? देखिए इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। हम दो परखनली लेते हैं, एक परखनली ए और एक परखनली बी। दोनों में हम मैग्नीशियम की पट्टी डालेंगे। अब परखनली ए में HCl का विलयन डालेंगे और परखनली बी में एसिटिक अम्ल का विलयन डालेंगे और हम देखेंगे कि कौन सा परखनली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी और क्यों। सबसे पहले हम देखते हैं कि परखनली ए में क्या होगा। HCl का जो विलयन होगा वह मैग्नीशियम से अभिक्रिया करके MgCl2 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और इसी हाइड्रोजन गैस रिलीज होने के कारण उस परखनली में बुदबुदाहट होगी।
कुछ इसी तरह की अभिक्रिया परखनली बी में भी होगी। इसमें क्या होगा कि जो एसिटिक अम्ल है वह मैग्नीशियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी और इसी हाइड्रोजन गैस के कारण परखनली बी में भी बुदबुदाहट होगी। चूंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है जबकि एसिटिक अम्ल जो है वह एक दुर्बल अम्ल है, इसीलिए परखनली ए में हाइड्रोजन गैस की बुदबुदाहट अधिक होगी। देखिए कोई भी अम्ल जो है वह किसी धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है, लेकिन यहां पर परखनली ए में क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, इसीलिए परखनली ए में रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, अभिक्रिया की जो दर होगी वह अधिक होगी, इसीलिए परखनली ए में हाइड्रोजन गैस की बुदबुदाहट अधिक होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा? अपना उत्तर समझाइए। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ताजा दूध का पीएच मान 6 होता है और पूछा जा रहा है कि जब ये दूध दही में परिवर्तित हो जाएगी तो उस टाइम इसका पीएच मान क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? इसका एक्सप्लेनेशन हमें करना है। जब दूध को दही में परिवर्तित किया जाता है तो इसका पीएच मान कम हो जाता है। इसका कारण क्या है? दही में लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण यह और अधिक अम्लीय हो जाती है, जिसके कारण दही का पीएच मान दूध की तुलना में कम हो जाता है। देखिए हम जानते हैं कि जब दूध को दही में परिवर्तित किया जाता है तो उसमें लैक्टिक अम्ल बन जाता है और लैक्टिक अम्ल जो है वह एक अम्लीय पदार्थ है और अम्लीयता अधिक होने के कारण इसका पीएच मान कम हो जाता है। बस यही कारण है कि ताजे दूध की तुलना में दही का पीएच मान कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। अब यह लिखा हुआ है, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन यहां पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन यह है कि ताजा दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? देखिए ग्वाला क्या करता है कि ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देता है। तो इसमें हमें पूछा गया है कि ताजा दूध के पीएच मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना दिया जाता है? आइए इसका जवाब लिखने की कोशिश करते हैं। बेकिंग सोडा क्षारीय होता है। ताजा दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा डालकर इससे क्षारीय बनाया जाता है ताकि दूध लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। बेकिंग सोडा दूध को दही बनने से रोकता है क्योंकि बेकिंग सोडा दूध में बनने वाले लैक्टिक अम्ल को उदासीन कर देते हैं। इसीलिए ग्वाला क्या करता है, ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देता है। क्वेश्चन नंबर बी। इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? इस दूध को दही बनने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि इस प्रक्रिया में बना लैक्टिक अम्ल ताजे दूध में मिला बेकिंग सोडा को पहले उदासीन कर देता है। देखिए होता क्या है कि जब ताजे दूध में बेकिंग सोडा मिलाया जाता है तो फिर इसमें दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया है वह धीमी हो जाती है। कारण क्या है कि दही बनने के क्रम में जो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है वह लैक्टिक अम्ल बेकिंग सोडा के साथ अभिक्रिया करके उदासीन कर देता है और इसी के कारण दूध से दही बनने में लेट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? किसकी व्याख्या कीजिए। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो रखा जाता है वह बंद बर्तन में रखा जाता है ताकि बाहर का जो आर्द्रता है, बाहर का जो मॉइस्चर है उसके संपर्क में न आ सके। तो इसका कारण क्या है ये हमें लिखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रता की उपस्थिति में जल को अवशोषित कर ठोस पदार्थ जिप्सम बनाती है। इसका केमिकल इक्वेशन कुछ इस तरह का होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.12H2O, यानी ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या करता है, ये जल से अभिक्रिया करता है। जल का कितना अणु? जल का 1.5 अणु
जल के 1.5 अणु से अभिक्रिया करके ये एक ठोस पदार्थ बनाती हैं, जिससे हम कहते हैं जिप्सम। और जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2O। तो इस प्रकार ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वह वायु से जल को अवशोषित करके जिप्सम बना लेती हैं। इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि एक अम्ल और एक क्षार आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को निष्क्रिय कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप 2 पदार्थ बनता है, लवण और जल। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी बात क्लियर है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है ना, एक अम्ल और एक क्षारक के बीच का जो अभिक्रिया होता है उससे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया में लवण और जल का निर्माण होता है। अब इसका 2 उदाहरण हम देख लेते हैं। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। देखिए NaOH जो है वह एक क्षारक है और HCl जो है वह एक अम्ल है। तो यानी अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप एक पदार्थ बनता है जिससे हम लवण कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बनता है जो कि एक लवण है। इसके अलावा निर्माण होता है जल का, यानी अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण किया। ठीक इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये एक क्षारक है। तो जब ये HNO3 से अभिक्रिया करता है जो कि एक अम्ल है तो एक लवण बनता है। और इस अभिक्रिया में बनने वाला लवण है KNO3 और इसके अलावा बनता है जल के अणु। इस प्रकार हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया के 2 एग्जाम्पल देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग बताइए। धोने का सोडा के उपयोग। पहला उपयोग है कि इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। दूसरा उपयोग है कि इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। ठीक इसी प्रकार बेकिंग सोडा के भी 2 उपयोग देख लेते हैं। पहला उपयोग यह है कि बेकिंग सोडा क्षारीय होता है, इसलिए पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए बेकिंग सोडा जो है वह क्षारीय प्रकृति का होता है, इसीलिए अपच की स्थिति में जब पेट में अत्यधिक अम्ल हो जाती है तो वैसे स्थिति में इसका उपयोग एक औषधि के रूप में भी किया जा सकता है। अगला उपयोग यह है कि इसका उपयोग स्वादिष्ट खस्ता पकोड़ा बनाने में किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हर कोई इस वीडियो से लाभ उठा सके। और आप हमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हर नए वीडियोस की अपडेट्स आपको आसानी से मिलती रहे। स्टूडेंट्स तब तक के लिए बाय।